हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो जोहार। और अपने बिहारी स्टाइल में तो कैसन बाड़ा लोग। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2020 का बायोलॉजी क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो 2020 का डीसीईसी पैरामेडिकल का इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन जो बायोलॉजी सेक्शन से पूछे गए थे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम लोग 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वीडियो लंबा होने का कारण इसलिए है क्योंकि मैंने प्रत्येक एमसीक्यू को अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि वो टॉपिक किस टॉपिक से पूछा गया है और एनसीईआरटी के किस बुक, किस चैप्टर और किस क्लास से, और प्रत्येक टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो जो लोग पहली बार 2020 का बायोलॉजी क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है क्योंकि आप एक ही बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है हर एमसीक्यू का और किस टॉपिक से वो एमसीक्यू पूछा गया है, किस चैप्टर से है, किस क्लास से है एनसीईआरटी का बुक का बायोलॉजी का, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन लंबी इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपको एक ही बार में पूरा प्रीवियस ईयर 2020 का 9th क्वेश्चंस प्लस पूरा टॉपिक क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें पैरामेडिकल, उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत वेटेज होता है क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट या टॉपिक उसी टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में आए थे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। तो आपको पूरा ज़रूर देखना है इस वीडियो को। तो चलिए समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि पूछा गया था बिहार पैरामेडिकल के पैरामेडिकल सेक्शन में 2020 में, वो प्रश्न ये रहा। द एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मॉलिब्डेनम, बी मैंगनीज, सी कॉपर और डी जिंक। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपके डाउट्स का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में देखने के बाद आप ज़रूर अपना फीडबैक देना। आपको यहाँ बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर या जिंक। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा मॉलिब्डेनम, वो है ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्यों होगा आइए इसको हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। अब पूरा अच्छा से इस क्वेश्चन को हम लोग इलैबोरेट फॉर्म में समझते हैं। आपका रीज़न क्या है इसका होने का ये भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एनसीईआरटी के कौन से सेक्शन से पूछा गया है, कौन से बुक से। तो ये एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन से पूछा गया है और टॉपिक नेम है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहां से पूछा गया है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका चैप्टर का टॉपिक है। आपको क्या होता है सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो समझ लेते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिडक्शन यानी N2 का रिडक्शन करना और उसको अमोनिया में बदलना NH3 में, इसको हम लोग कहते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें मदद करता है इंजाइम, सर्टेन इंजाइम्स। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजिनेस आपका एक इंजाइम है जो कि आपका ये फिक्सेशन कराने में मदद करता है। अब यहाँ पर मॉलिब्डेनम का क्या रोल है? ये एक्ट एज अ एक्टिवेटर, ये एक्ट एज अ एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर के फॉर्म में एक्ट करता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेस आपका काम करता है और N2 को आपको कन्वर्ट कराता है NH3 में। फॉर एग्जांपल एक और डाइजेशन का एग्जांपल से समझाते हैं कि हमारा जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो सबसे पहले क्या किस फॉर्म में रहता है हमारे पेट में, अमाशय में? तो वो रहता है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन को जब HCl के साथ वो ट्रीट होता है तब जाके वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में
और अपना वर्क करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मॉलिबेडनम जब आता है नाइट्रोजनस के साथ, तब इसको एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, तब जाके आपका नाइट्रोजन यानी N2 कन्वर्ट होता है NH3 में, और इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। आइए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड में हम लोग। तो ये इसका डिटेल आंसर है कि मॉलिबेडनम यानी MO इज अ कंपाउंड ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस एंड थस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Beside it also act as an enzyme activator, जो कि मैंने कहा एक्टिवेटर के फॉर्म में काम करता है for nitrate reductase. Molybdenum plays important role in nitrogen fixation. It is a key element of nitrogen fixation. ये सबसे key element है for enzymes like nitrogenase, nitrate reductase और nitrite reductase। ये तीनों आपका मेन एंजाइम्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये तीनों नाइट्रोजिनेज, नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये तीनों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अब आइए इसको NCERT में कहाँ से पूछा गया था उस टॉपिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। सो वो टॉपिक था आपका ये। सो आपका ये टॉपिक जो था यहाँ से पूछा गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेज नंबर 202 है, देख लीजिए पेज नंबर 202 है, जैव विज्ञान का बुक है NCERT का, वहां से पूछा गया। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस है, विच इज केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकार्योट्स। ये प्रोकार्योट्स में ही पाया जाता है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड N2 फिक्सर्स। सच माइक्रोब्स को हम लोग क्या कहते हैं, N2 फिक्सर। और वही रिएक्शन है जो मैंने अभी जस्ट बताया कि N2 को नाइट्रोजिनेस के प्रेजेंस में यहाँ बस एडिशन क्या होगा, MO एक्टिवेटर का, और NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो होता है माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक्स भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है। तो ये पूरा लाइन अच्छे से समझना। एग्जाम्पल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना। हो सकता है अगले बार एग्जाम्पल्स में आपको पूछ दे कि फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक यानी स्वतंत्र या सहजीवी जीव कौन से हैं इसमें से। तो एग्जाम्पल्स में एजिथोबैक्टर, रेयोडोस्पिरिलम, बैसिलस, एनाबेना, नोस्टॉक, ये सब आपको इसमें कैटेगरी वाइज याद रखना है कि फ्री लिविंग्स कौन से हैं, नॉन फ्री लिविंग्स कौन से हैं। हिंदी में भी सेम चीज वही दे रखा है, एक बार हम लोग को बस रीड कर लेना है। तो ये था आपका पहला जो कि नाइट्रोजन अपचन के बारे में था। सो इसको मैंने डिटेल में समझा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग डिटेल में इलैबोरेट करके पढ़ेंगे कि एक ही बार में हमारे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। सो दूसरा प्रश्न ये है कि इफ द percentage of thymine is 20% in DNA, then percentage of guanine is। यदि थायमीन का परसेंटेज डीएनए में 20% है तो गुआनिन का कितना होगा। तो आपका ऑप्शन है A 20%, B 30%, C 40% और D 60%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आपका किस चैप्टर और किस क्लास और किस बुक से पूछा गया है। सबसे पहले ये आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है जो कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से पूछा गया है, उस टॉपिक पे है। और ये टॉपिक है चारगेव्स रूल। चारगेव्स रूल के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, आंसर बताने से पहले आपको ये टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आप ही लोग सॉल्व कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो जानते हैं कि चारगेव्स रूल क्या होता है उनके लिए तो ये इजी है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि चारगेव्स रूल क्या था। चारगेव्स रूल्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नियम दिया था कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन के बीच में रेशियो रहता है 1:1 का, 50-50% रहता है। ठीक है, 50-50% रहता है। तो जो आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन रहता है वो आप जानते हो कि एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और आपका गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाता है, और A+G यानी आपका प्यूरिन्स कहलाता है, और आपका C+T
पायरामिडीन्स कहता है, तो ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया था कि आपका एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू प्यूरिन्स होता है और साइटोसिन प्लस थायमिन इक्वल टू पैरामिडीन होता है। तो इसका रेशियो यहाँ पे 1:1 का कहने का मतलब ये है कि यदि आपका गिवन क्वेश्चन में 20% आपका थायमिन है, तो थायमिन आपका 20% है, तो एडेनिन भी आपका 20% रहेगा। ये तो हो गया 20-20%, ठीक है, यानी 40% हो गया। यहाँ पे बचा कितना आपका 100 में 40 से माइनस कीजिए तो आपका बचा 60। तो 60 के मतलब आधा 30% गुआनिन और आधा 30% साइटोसिन। तो आपको यहाँ पे कितना मिला आपको गुआनिन 30%। तो 30% आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी आपका सही आंसर होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आइए आगे इसमें देख लेते हैं कि इसको चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं। तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू प्यूरिन्स और साइटोसिन प्लस थायमिन इक्वल टू पिरामिडीन्स। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो सही चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको एडेनिन प्लस गुआनिन बराबर साइटोसिन प्लस थायमिन करना होगा, ठीक है। तो आपका एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन, तो आपका क्वेश्चन में थायमिन कितना दे रखा है 20%, तो 20% इधर दे रखा है। तो इस रूल से आपका एडेनिन और थायमिन का रेशियो इक्वल रहता है, तो एडेनिन भी आपका 20% हो जाएगा। बचा गुआनिन और साइटोसिन, तो साइटोसिन आपका गुआनिन कितना लिखना है आपका 30 निकला, तो साइटोसिन भी आपका 30 हो जाएगा। टोटल जोड़िए दोनों तरफ 50% है, तो ये आपका बराबर हो गया। सो इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो आप बस ये बहुत इजी क्वेश्चन था चारगेप्स रूल के ऊपर, और चारगेप्स रूल्स को आइए एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो आइए उसको चारगेप्स रूल को अच्छे से देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चारगेप्स रूल एक बार डिटेल में देख लेते हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल शुड हैव एन इक्वल रेशियो ऑफ पैरामिडीन्स, यानी साइटोसिन्स और थायमिन्स को हम लोग पैरामिडीन्स बोलते हैं, एंड प्यूरिन्स एडेनिन एंड गुआनिन। It means that the number of adenine molecule is equal to thiamine. तो एडेनिन बराबर थायमिन होगा, जो कि हम बताया आपको पिछली स्लाइड में, एंड द नंबर ऑफ गुआनिन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू साइटोसिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिखा रखा है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन इन डीएनए एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन था वही देख रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, then according to the law it could have 20% of guanine, तो उसमें 20% guanine भी रहेगा। thus percentage of G plus C content is equal to 40, तो वो 40 हो जाएगा। the remaining is 60%, 100 में से 40 निकालिए 60 बचा, तो adenine plus thiamine आपका 60% हो जाएगा। since adenine and guanine are always present in equal numbers, दोनों equal numbers में होंगे, तो percentage of adenine molecule is 30-30, यानी 50-50 बांट दिया जाएगा, यानी 30 एडेनिन 30 थायमिन। तो ये था आपका चारगेप्स रूल के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो पूछा गया था 2020 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो किसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए माल्टेज, बी लैक्टेज, सी इमाइलेज और डी रेनिन। तो आपको ये मैं बता दूं कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है क्लास 11th से। आपका क्लास 11th से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। क्लास 11th चैप्टर नंबर 16 यानी डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सवाल है। तो इसका क्या आंसर होगा पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लैक्टेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। लैक्टेज को भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से कहा जाता है। आइए अब एक एक करके प्रत्येक एमसीक्यू को हम लोग समझते हैं कि क्या है वो चीज, यानी माल्टेज क्या है, लैक्टेज क्या है, माइलेज क्या है, रेनिन क्या है। इससे हमारा और स्ट्रॉन्ग पकड़ बनेगा और हम लोगों को हमेशा सही आंसर के साथ साथ बाकी आंसर क्यों नहीं होगा और बाकी एमसीक्यू क्या है वो हमेशा समझना चाहिए। इससे हम लोगों को एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है ये। तो आइए हम लोग एक एक करके माल्टेज, लैक्टेज, इमाइलेज, रेनिन सारे एंजाइम्स को देखेंगे जिसके भी सफिक्स प्रीफिक्स जैसे होता है
तो जो आपका यहाँ ASE है, ASE है, ASE है, सारा ये एंजाइम है। रेनिन भी एक एंजाइम है, तो ये सारा एंजाइम्स का है। अब इसमें से एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेस पहला। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या है? कॉमनली नोन एज लैक्टेज। लैक्टेज के नाम से भी इसको कॉमनली नोन किया जाता है, यानी बीटा गैलेक्टोसाइड को लैक्टेज भी माना जाता है, जो कि हम लोग का करेक्ट MCQ है। इज एन एंजाइम आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोलाइज लैक्टोज। लैक्टोज बायोमोलिक्यूल जैव अणु को ये हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज का क्या है? स्प्लिटिंग कराना बाय द एडिशन ऑफ H2O। H2O के साथ मिलकर स्प्लिटिंग कराना, उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जल अपघटन। अब आइए रेनिन देख लेते हैं। रेनिन भी क्या है आपका? रेनिन भी एक एंजाइम है, सिक्रेटेड बाय किडनी। किडनी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, एंड ऑल्सो पॉसिबली बाय प्लासेंटा। प्लासेंटा के द्वारा भी किया जाता है सिक्रेट। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम दैट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। मेन इसका काम क्या है? हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। In blood, renin acts as protein known as angiotensin. एंजियोटेनोसेजन के नाम से जाना जाता है, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एंजियोटेंसिन 1। ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है बाय द सिक्रेशन ऑफ रेनिन। तो ये था आपका रेनिन का। अब जाइए माल्टोज यानी माल्टेज एंजाइम के ऊपर। तो माल्टोज क्या करता है? माल्टोज जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ये आपका फॉर एग्जांपल सिंपल शुगर है C12H22O11 एक्वस में। इसमें H2O हम लोग ऐड करते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, और इसका 2 को हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 6,6H12O6। ठीक है। द एंजाइम अब देख लेते हैं एमाइलेज। तो आपका द एंजाइम एमाइलेज कन्वर्ट इस 4 इनटू ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये भी बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस जल अपघटन से स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा चारों MCQ का। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके लिए आप रेफरेंस कर लीजिए NCERT का ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, वहाँ से ये पूरा सवाल था। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, लैक्टेज। तो लैक्टेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा डिटेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, द पिगमेंट मेलानिन इज फॉर्म फ्रॉम। तो आपको बताना है वर्णक मेलानिन किससे बनता है। आपके ऑप्शन है A थ्रायोप्थिन, B प्रोलीन, 3 ग्लाइसिन और D थायरोसिन। तो आपको बताना है कि पिगमेंट मेलानिन किससे फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया आपका बायोलॉजी बुक में। तो यह आपका क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, वहां से पूछा है। सो आपको अब मैं इसका पहले थ्योरी करा देता हूं, उसके बाद हम लोग इस MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसका ये पोर्शन है कि हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेलिन और पिगमेंट मेलानिन, ये जो हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन और एड्रेलिन, और जो आपका पिगमेंट वर्णक मेलानिन होता है, ये किससे बनता है, ये प्रश्न है। ठीक है। और इसके माध्यम से आपको यहाँ थायरोक्सिन और एड्रेलिन के बारे में भी पता चल जाएगा, साथ साथ तो मेलानिन का पता ही चलेगा। सो आपका पहला है कि थायराइड हार्मोन यानी ट्राईआइडोथायरोक्सिन, आपके ये 3,3 और 3,4 थायरोक्सिन इन द कॉलॉइड ऑफ थायराइड आर डिराइव्ड फ्रॉम थायरोसिन। तो इन द कॉलॉइड ऑफ थायराइड उसमें आपका थायरोसिन बनता है। इन केमिकल टर्म्स एफिनेफ्रिन इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ मोनोएमीन्स कॉल्ड कैटिकोलामीन्स। कैटिकोलामीन्स का एक ग्रुप में आता है एपिनेफ्रिन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, एंड इन द क्रोमैफिन सेल्स ऑफ एड्रेनल मेडुला, और ये क्रोमैफिन सेल्स ऑफ एड्रेनल मेडुला में भी आपका बनता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स ऑफ फिनाइलएलेनिन एंड थायरोक्सिन। तो ये थायरोसिन से भी बनता है। तो आपका 3,3 और 3,4 यानी थायराइड और थायरोक्सिन, ये आपका इसी से बनता है, थायरोसिन से। और साथ साथ आपका एपिनेफ्रिन जो कैटिकोलामाइंस का कैटेगरी का आता है, वो भी आपका इसी से बनता है। और मेलानिन पिगमेंट जो होता है,
जो हमारे एमसीक्यू में दे रखा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड थायरोसिन। थायरोसिन अमाइनो एसिड, क्योंकि थायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, बाकी तीनों जो भी थे एमसीक्यू में वो भी आपका अमाइनो एसिड्स थे आपका, फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन की मदद से ऑक्सीडेशन होता है, और वो मेलानिन यानी हमारे सेल्स में होते हैं, उसमें मेलानोसाइट्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि आपको बनाते हैं मेलानिन को विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड। और वो कौन सा अमाइनो एसिड है? थायरोसिन। तो थायरोसिन का यूज से आपका बनता है ये। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको थायरोक्सिन, एड्रेलिन और पिगमेंट मेलानिन किस चीज से बनते हैं, तो सारे अमाइनो एसिड थायरोसिन से बनते हैं। तो ये था आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपका हो सकता है इस फॉर्म में पूछ दे, थायरोक्सिन और एड्रेलिन के फॉर्म में। तो चलिए वापस बैक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें? तो करेक्ट आंसर आपका होगा थायोसिन। तो थायोसिन आपका डी इज द करेक्ट आंसर, थायोसिन। बाकी आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो बायोमोलिक्यूल्स में देखिएगा, और बायोमोलिक्यूल्स आपका दोनों बुक में है, केमिस्ट्री में भी है आपका, क्लास 12th में लास्ट चैप्टर है, थर्ड लास्ट चैप्टर है, और आपका क्लास 11th में भी बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, द बैक्टीरियम दैट काउजेस बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म का कारण बनने वाला कौन सा जीवाणु है, ये आपका क्वेश्चन है। आपका पहला है ऑप्शन फैकल्टेटिव एनारोब यानी विकल्पीय जीवी, दूसरा है फैकल्टेटिव एरोब यानी विकल्पीय वायुजीवी, सी है आपका एन ऑब्लिगेट एनारोब यानी अविकल्पीय वायुजीवी, और डी एन ऑब्लिगेट एरोब यानी अविकल्पीय वायुजीवी। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया डेट काउजेस बॉट्यूलिज्म। तो आपको ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, ये आपको 2019 में भी सेम प्रश्न आया था। सो ये प्रश्न आपको 220 में भी पूछा गया है, 2020 में। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सेम आया, जब मैं 2019 का क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर भी आपको ये सेम प्रश्न दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से करना है हम लोगों को। और ये मैं बता देता हूँ कि किस चैप्टर से, ये क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है उसका टॉपिक नंबर 8.1 में वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद आके हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। इसका थ्योरी देख लेते हैं एक बार पहले। तो थ्योरी ये है कि बॉट्यूलिज्म इज अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये एक टाइप का फूड पॉइजनिंग है जो कि काउज्ड बाय टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये आपका जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम उसके द्वारा किया जाता है, होता है पॉइजनिंग। तो ये क्या है? एक ऑब्लिगेट एनारोब है। ये एक ऑब्लिगेट एनारोब है यानी ये एक अवायुजीवी है। ठीक है, एन ऑब्लिगेट एनारोब इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं ग्रो कर सकता है। एंड इट अटैक्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है हमारे बॉडी में और टॉक्सिन बनाता है। ठीक है, और उसके सिम्टम्स है कि वीकनेस होने लगेगा, ब्लड विजन रहेगा, धुंधला दिखेगा, फीलिंग टायर्ड महसूस होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, खाना खाने में दिक्कत होगा, ट्रबल टू स्पीक, बोलने में भी दिक्कत होगा। तो ये आपका इतना सिम्टम्स है इस बीमारी का। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब मेन क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला आंसर? ऑब्लिगेट एनारोब। सो आपका कौन सा है एनऑब्लिगेट एनारोब? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अविकल्पीय वायुजीवी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को करना है कि इस तरह से कि आपको पूछ दे घुमा के भी क्वेश्चंस तो हो जाए। सो आपको हर क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में थ्योरी वाइज भी पढ़ना है, और मैं हर क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा और कहाँ से पूछा है, किस टॉपिक से पूछा है, ये भी हर प्रत्येक क्वेश्चन में बताते चलूंगा कि इससे आपको क्लियर हो जाए। और आप इसका नोट्स जरूर बनाएं प्रीवियस ईयर का, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, और चैप्टर वाइज और टॉपिक नंबर जरूर लिखें और उस टॉपिक को अच्छे से करिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। कौन से पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फूल नहीं? तो ये आपको बताना है, ए मेज, बी मिंट, सी पीपल या डी पाइनस। तो ये बहुत इजी सवाल है आपको, जो भी पूछा गया है आपका चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम से सवाल पूछा गया है। प्लांट किंगडम से चैप्टर से पूछा गया है क्लास 11 का। क्लास 11 का प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम्पल्स हर चीज का याद रखना है इस चैप्टर में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को डिटेल में। क्या होगा आंसर कि इनमें से कौन से प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं सीड तो प्रोड्यूस करते हैं बट उनमें फूल नहीं होता, फ्लावर नहीं होता। सो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं आर द प्लांट्स दैट बियर सीड बट आर नेकेड, दैट इज दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। ऑन द अदर हैंड एंजियोस्पर्म आर द प्लांट दैट बियर फ्लावर्स अराउंड सीड्स। सो मतलब सीड्स के अराउंड फ्लावर आपका एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें आपका बस सीड होगा, फ्लावर नहीं होगा, और एंजियोस्पर्म में सीड के आगे साथ साथ फ्लावर भी रहेगा। तो जिम्नोस्पर्म आर द फ्लावरलेस सीड बेयरिंग प्लांट्स, दे पोजेसेस नेकेड सीड। इन द गिवन ऑप्शन, हमारा जो गिवन ऑप्शन था उसमें पाइनस करेक्ट आंसर होगा, और जो कि वो जिम्नोस्पर्म है। ऑन द अदर हैंड बाकी तीनों जो थे वो आपके एंजियोस्पर्म्स थे, विच बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। तीनों चीज उसमें होगा, फ्लावर भी होगा, फ्रूट भी होगा और सीड भी होगा। तो यहाँ से आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों अच्छे से करना है, और इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। देख सकते हो कि पाइनस के ऊपर पूछा है, तो अगर आपको एग्जाम्पल्स याद रहेगा कि वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। और बायोलॉजी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। एग्जामिनर्स आपका क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के रिलेट करके बहुत पूछता है, और आपको हर क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ही जो एग्जाम्पल्स हैं थ्योरी का उसी के ऊपर आपको दिख जाएंगे, और मैं आपको हमेशा बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। सो चलिए अब पिछला स्लाइड में जाके हम लोग देख लेते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी पाइनस। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका एंजियोस्पर्म है। क्या है ये? एंजियोस्पर्म्स है। और ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें आपका फ्लावर नहीं होता है, सिर्फ सीड होता है, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर, सीड, फ्रूट तीनों चीज होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं हम लोग। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विच हैज क्लोरोक्लोरीन पिगमेंट। क्लोरोक्लोरीन वर्णक कौन सा है? तो पहला है आपका ऑप्शन एनिलिडा, बी इंसेक्टा, सी इकाइनोडर्माटा और डी लोअर कॉर्डेटास। तो आपको बताना है कि इसमें से क्लोरोक्लोरीन पिगमेंट कौन सा क्लास में होता है, फाइलम का। सो आपका ऑप्शन है एनिलिडा, इंसेक्टा, इकाइनोडर्माटा, लोअर कॉर्डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए एनिलिडा। और वो कैसे, आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये जो होता है एनिलिडा, ये आपका आप देख सकते हो ये एनिमल किंगडम का सवाल है। एनिमल किंगडम यानी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 का। तो ये आपको चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, और ये भी देख सकते हो आप एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। आपको एक पिगमेंट दे रखा वर्ण, और आपको पूछ रहा है कि वो कौन सा एनिमल किंगडम के कौन सा फाइलम में क्लास से आता है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। सो एनिलिडा आपका एक वर्म है, क्लास है, मतलब एक क्लास है, ठीक है, जो कि पॉलीकीटा में आता है। पॉलीकीटा का एक क्लास है, और एग्जाम्पल्स में आपका वर्म्स का हो गया क्लैन वर्म, दूसरा हो गया आपका सैंड वर्म। ये सारा आपका एग्जाम्पल है जिसको हम लोग नीरिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एनिलिडा का, चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 एनिमल किंगडम से पूछा गया है। अब आपको क्या करना है कि आपको इंसेक्टा का सारा एग्जाम्पल्स देखना है और पिगमेंट्स, इकाइनोडर्माटा का देखना है सारे एग्जाम्पल्स और पिगमेंट, और लोअर कॉर्डेटा का आपको एग्जाम्पल्स और पिगमेंट देखना है। तो अभी क्लास के बाद आपका ये होमवर्क है कि आपको ये देखना है, ठीक है।
तो इसका एनेलिडा होगा। और ये क्लोरोक्विनिन पिगमेंट क्या है, ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये क्या है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जो कि एनेलिडास में पाया जाता है। तो ये एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका लास्ट प्रश्न है जो कि पूछा गया था बायोलॉजी सेक्शन से आपका 2020 में या 2020 में आपका पूछा गया था बायोलॉजी सेक्शन से बिहार पैरामेडिकल में। और इसके साथ 3 बात और कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल का भी आपका पेज का भी आपका दिया हुआ है लिंक, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल्स को इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा इसका पीपीटी और पीडीएफ सब मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि इन विच प्लांट संकिन स्टोमाटा आर फाउंड, किस पौधे में पाया जाता है संकिन स्टोमाटा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए नीरियम, बी मैंगो, सी गुआवा, डी हाइड्रेलिया। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं डिटेल में इसका आंसर। तो जीरोफाइट्स, जो जीरोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, द स्टोमाटा आर संकिन एज दे आर लोकेटेड इन द कप शेप्ड डिप्रेशन। तो जीरोफिटिक प्लांट्स आपके जो होते हैं जिसमें संकिन स्टोमाटा रहता है इन द कप शेप्ड डिप्रेशन के फॉर्म्स में, एग्जांपल में नीरियम, नीरियम उसका एग्जांपल हो गया। एक तरह का ये एडेप्टेशन है जिसमें रिड्यूस हो जाता है लॉस ऑफ वाटर इन द जीरोफिटिक प्लांट्स। तो ये लॉस ऑफ वाटर का रिड्यूस कर देते हैं, एग्जांपल में आपका नीरियम हो गया। तो नीरियम आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि नीरियम इसका एग्जांपल है। नीरियम एक जीरोफिटिक प्लांट है जिसमें प्लांट संकिन स्टोमाटा आर फाउंड। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। और कोई भी आपको समस्या आई होगी इस क्वेश्चंस में तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं प्रत्येक कमेंट्स का आंसर दूंगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए देखते रहिए पीपीआई ट्यूटोरियल को। धन्यवाद एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।